नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और तीनों के तीनों हिंदू के हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस से संबंधित, दूसरा इंदिरा गांधी के समय इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से संबंधित और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे राइट टू रिपेयर से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल फूड प्राइसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोई भी देश अगर ईयर टू ईयर बेसिस पर फूड प्राइसेस में इंक्रीज होता है ना, तो उसे टैकल कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इंडिया में पिछले साल जून में 1 लीटर एडिबल ऑयल के दाम थे 200 रुपये, लेकिन इस साल जून महीने में ही एडिबल ऑयल के दाम बढ़ के हो गए हैं 210 रुपये। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन चीज़ों को कोई भी देश टैकल कर लेता है डोमेस्टिक पॉलिसीज की सहायता से, फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके या फिर ट्रेड से, मतलब और ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है वो देश। अब देखो, हम बात करें ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज होने के रिपरकशंस क्या होते हैं, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फूड शॉर्टेज हो जाती है। अब देखो, इंडिया में जो चीज़ इंपोर्ट हो रही थी, अब उस इंपोर्ट होने वाली चीज़ के दाम एकदम से बढ़ गए, तो जो ट्रेडर हैं वो भी उस चीज़ को इंपोर्ट करना कम कर देंगे। तो डेफिनेटली वो चीज़, फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल, फिर देश में कम आएगा, ट्रेड डिसरप्शन हो जाएगा, भूखमरी इंक्रीज हो जाएगी, गरीबी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल लीजिए। अब श्रीलंका में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो फूड को इंपोर्ट होने में ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से किसी भी देश के फिजिकल रिसोर्सेज पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। फिजिकल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाता है, अशांति आती है। जैसे श्रीलंका में हमने देखा लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं फूड शॉप्स के बाहर, और दंगे भी हुए, पुलिस को वो दंगे शांत करने पड़े। तो ये सारे रिपरकशंस हैं ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से। लेकिन अब देखो, अगर हम बात करें ये जो ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना, रीज़न क्या है? आप बोलोगे अरे इसका आंसर तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, रीज़न साफ तौर पे यही होगा ना कि प्रोडक्शन कम हो गई होगी। लेकिन नहीं, देखो, हमेशा ग्लोबल फूड प्राइसेस सिर्फ प्रोडक्शन कम होने की वजह से नहीं आते, अलग अलग रीजन्स की वजह से आते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में जो ग्लोबल फूड क्राइसिस आए हैं, 1973 से लेके 1976 के बीच में फर्स्ट शॉक आया था। 1973 से लेके 76 के बीच में ग्लोबल फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन 76 के बाद फूड प्राइसेस धीरे धीरे कम होते रहे और 2002 में बिल्कुल कम के लेवल पे आ गए। दूसरी बार ग्लोबल फूड प्राइसेस आए 2008 में और बिल्कुल पीक पर आ गए 2011 में। यानी 2011 में आपको याद भी होगा, अगर आप रिलेट करोगे तो यूपीए की सरकार थी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और यूपीए की सरकार का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद में फिर ग्लोबल फूड प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो गए। लेकिन देखो, 2006 से पहले जो ग्लोबल फूड प्राइसेस थे ना, उतने कभी नहीं आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 2014 के बाद थोड़े कम होने स्टार्ट हो गए थे। और 2015 से लेकर 2019 के बीच में लुल रहा, लुल मतलब कांस्टेंट रहे प्राइसेस। बट 2020 के तीसरे क्वार्टर में ग्लोबल फूड प्राइसेस फिर से इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। ये तीसरी बार था। अब आप बोलोगे कोविड की महामारी आ गई ना, शायद ये रीजन हो। हाँ, डेफिनेटली ये बड़ा रीजन है कि कोविड-19 की महामारी आ गई, इस वजह से 2020 के तीसरे क्वार्टर से ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन वार भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। ये तो देखो बड़े रीजन्स हैं। इसके अलावा ना छोटे छोटे रीजन्स और भी काफ़ी सारे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला, आज के समय में ना फूड का डाइवर्जन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बायोफ्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यानी बायोफ्यूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए फूड को डाइवर्ट किया जा रहा है। 2003 में देखो, बायोडीजल मैन्युफैक्चर करने के लिए सिर्फ 1% वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होता था, बट 2011 में 11% टोटल जितना वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस हुआ ना, उसका इस्तेमाल हुआ बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए। और ये आंकड़ा ना 2021 में तो और भी बढ़ गया, 15% तक पहुंच गया। अब सोच के देखो,
इतना इतना वेजिटेबल ऑयल अगर डाइवर्ट किया जाएगा बायोडीजल मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो खाने के लिए तो वेजिटेबल ऑयल की फिर कमी होगी ही ना। कमी होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे। जब जब देखो क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं ना, तब तब ऑयल सीड्स और ग्रेन्स को इस्तेमाल ज़्यादा होता है बायोडीजल और इथेनॉल मैन्युफैक्चर करने के लिए। और चूंकि अब क्लाइमेट चेंज को लेकर कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है, तो विभिन्न देश जो हैं वो मैंडेटरी बना रहे हैं डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में वादा भी किया है, कमिटमेंट में की है कि इतना इतना हम ना टोटल जितने हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने कहा कि 30% या फिर 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, तो भी फिर बायोडीजल और इथेनॉल इनका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की राइटर बात करते हैं। वो बोलते हैं देखो फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, इनके प्राइसेस भी ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। किसान बेचारे क्या करें, फर्टिलाइजर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एग्रोकेमिकल्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के दाम 150% बढ़ गए। यूरिया का जो दाम पहले 1000 रुपये से कम था, लास्ट 15 महीनों में 3000 से ज़्यादा हो चुका है। ये इंटरनेशनल प्राइस की हम बात कर रहे हैं यूरिया की। देश में तो सब्सिडी मिलती है यूरिया के ऊपर किसानों को। तो जब देखो इंटरनेशनल मार्केट में इतना कुछ होगा, तो उसका जो असर है वो जाहिर तौर पर डोमेस्टिक मार्केट में तो देखने को मिलेगा ही ना। सरकार क्या कर सकती है अपनी तरफ से? सरकार देखो ये कर सकती है अपनी तरफ से, जब इंटरनेशनल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो सरकार इंपोर्ट को आसान बना सकती है, क्योंकि सरकार को खतरा नहीं है। वैसे भी दाम ज़्यादा हैं, जिसको खरीदना है खरीद लो, फ़ायदा ही होगा क्योंकि देश में चीज़ें वो ज़्यादा आएंगी। और एक्सपोर्ट पे थोड़ा लगाम लगा सकती है। जैसे वीट है, वीट के दाम एकदम से बढ़ गए तो सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए वीट की कमी ना हो जाए, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। और अगर कोई चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो सरकार उल्टा कर देगी। यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी प्री में काफ़ी पूछती है। फिर सरकार क्या करेगी, जो सस्ता इंपोर्ट है ना उस पर बैन लगा देगी और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इससे देखो कंज्यूमर्स का तो फायदा होता है, किसानों का फायदा नहीं होता। अब देखो इंडिया पे जो आरोप लगे ना कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, एकदम से इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जब इंडिया के वीट की आवश्यकता थी वर्ल्ड को। राइटर कहते हैं देखो फर्क है, इंडिया ऑलरेडी जितना एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें इंडिया ने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो? मतलब पहले इंडिया 2015 से लेकर 2020 के बीच में वर्ल्ड में ग्लोबल वीट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था? सिर्फ 0.1% से लेकर 1% के बीच में। लेकिन एकदम से वीट की डिमांड बढ़ी ना, तो इंडिया से वीट का एक्सपोर्ट बढ़ गया था, उस पर इंडिया ने लगाम लगाया है। नॉर्मल जितना एक्सपोर्ट होता था उतना तो हो ही रहा है ना, तो रिलायबिलिटी की बात कहां से आ गई? देखो आप किसी दुकानदार से डेली दूध खरीदते हो 1 किलो, अब दूध की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, वो दुकानदार आपको 1 किलो दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उससे मांगते हो कि मुझे 3 किलो दे दो, वो 3 नहीं दे पाता, वो बोलेगा कि मैं 1 ही दूंगा आपको। तो आप उस दुकानदार पे आरोप नहीं लगा सकते ना कि भैया तुम रिलायबल नहीं हो, हम हमेशा आपसे खरीदते हैं। वो बोलेगा कि भैया 1 किलो आप मुझसे हमेशा खरीदते हो, 1 किलो तो मैं आपको दे रहा हूं ना, 3 आप मांग रहे हो, 3 मेरे पास है ही नहीं। वही बात इंडिया की है। राइटर कहते हैं इंडिया पहले जितना एक्सपोर्ट कर रहा था उतना तो करने को तैयार है ना, अब नया एक्सपोर्ट इंडिया कहां से दे? अगर देगा, मतलब नया वीट अगर दुनिया को देगा तो फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए नहीं बचेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जो इंडिया की पॉलिसी है ना बफर स्टॉक की, मतलब एफसीआई अनाज स्टोर करके रखती है, ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। इस पॉलिसी ने इंडिया की ना काफ़ी मदद की है ग्लोबल प्राइसेस शॉक्स को हैंडल करने में। मतलब ग्लोबल कमोडिटीज़ में, ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज़ के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं ना, उसको हैंडल करने में ये बफर स्टॉक काफ़ी काम आता है। लेकिन एक चिंता की बात यह है 1970s में ना ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उस वजह से हम 1973 से लेकर 1976 के बीच में ग्लोबल फूड क्राइसिस को अच्छे से टैकल कर पाए थे। बट हाल फिलहाल में ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिससे कि ना फूड प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाए जितना कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था। तो सजेशन देखो राइटर की तरफ से ये है कि आप ना एग्रीकल्चर में R&D पर इन्वेस्ट करो, ताकि
एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखो, बायोडीजल के लिए या फिर इथेनॉल के लिए जो ऑयल डाइवर्ट किया जाता है या फिर फर्टाइल लैंड को डाइवर्ट किया जाता है दूसरे पर्पजेस के लिए, इन पॉलिसीज को आप सीरियसली रिकंसिडर करो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल फूड क्राइसिस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू रिपेयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, यूएस में जो न्यूयॉर्क स्टेट है ना, वहाँ पे एक नया एक्ट बना है, फेयर रिपेयर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं ना, उनको जो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप होती है ना, जैसे देखो आपका पंखा खराब हो गया, उषा कंपनी का है, या तो आप उषा कंपनी के स्टोर में जाओ पंखा ठीक करवाने के लिए, या फिर गली मोहल्लों में बाजार में जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स को रिपेयर करने की शॉप होती है वहाँ पर जाओ। तो आमतौर पे वारंटी वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो और होते इतने स्टोर कम है, तो हम गली मोहल्ले में जो भी दुकान होती है वहाँ से इन आइटम्स को ठीक करवा लेते हैं। तो एक्ट ये आया है न्यूयॉर्क स्टेट का कि मैन्युफैक्चरर को ना, फॉर एग्जांपल उषा कंपनी को, गली मोहल्लों की जो भी रिपेयर शॉप्स है ना, उनको ना मैनुअल प्रोवाइड करना होगा कि ऐसे ऐसे आइटम्स हैं, ऐसे ऐसे हमारी चीज़ ठीक होती है, ताकि रिपेयर शॉप वाले के लिए ना काम आसान हो जाए। समझ रहे हो? मतलब मैन्युफैक्चरर को ना मैनुअल प्रोवाइड करना होगा इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स को, ताकि इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप वाला आसानी से प्रोडक्ट्स को ना रिपेयर कर सकें। ये एक्ट आया क्यों न्यूयॉर्क में? इससे देखो कंज्यूमर्स को फायदा होगा। कंज्यूमर्स का जो राइट टू रिपेयर है ना, वो इससे मजबूत होगा। कंज्यूमर अपनी परचेज की हुई चीज़ को और ज़्यादा चेंज करवाना चाहता है, तो वो उनका मजबूत होगा। अब देखो, राइटर कहते हैं ये बात तो सही है, इससे कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो मजबूत होंगे, बट देखो मैन्युफैक्चरर के भी तो काफ़ी सारे राइट्स हैं ना, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, क्वालिटी कंसर्न्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब के कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है। देखो, आज के समय में ना हम कॉम्प्लेक्स मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर ने पंखे, कूलर, इन सब को रिप्लेस कर दिया है। अब पंखे का एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो तो चलो थोड़ा हल्का एग्जांपल था, पंखा रिपेयर करना आसान होता है, लेकिन नए नए एसी ऐसे आ गए हैं जिनमें इतना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि नॉर्मल रिपेयरमैन के लिए उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जो कंपनी के सर्विसमैन होते हैं उनको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप के लिए बहुत मुश्किल होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करना। इनके पास में टूल्स नहीं होते, पार्ट्स नहीं होते, गाइडलाइंस नहीं होती और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं होती। लेकिन देखो, मैन्युफैक्चरर का ये कहना है, भैया हम तो अवॉइड करते हैं, बल्कि आपने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कंपनीज को देखा होगा, वो तो वारंटी में इतना तक लिख देते हैं, अगर आपने वारंटी पीरियड में अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी रिपेयर शॉप से खुलवाया तो फिर आपकी वारंटी लागू नहीं होगी। ये बात आपने भी सुनी होगी ना। मोबाइल अगर आपने उस कंपनी के रिपेयर शॉप में नहीं खुलवाया, किसी तीसरे ही रिपेयर शॉप में खुलवा लिया, तो फिर वो कंपनी वारंटी नहीं देगी, वारंटी रद्द हो गई। मैन्युफैक्चरर ना ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप वाले होते हैं, इनको पता नहीं होता, जैसा हमने डिस्कस किया, ना इनके पास टूल होते, ना गाइडलाइन होती, ना टेक्निकल एक्सपर्टीज होती, तो ये ना खराब कर देते हैं प्रोडक्ट को। ये डर होता है मैन्युफैक्चरर को, ये इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप वाले प्रोडक्ट खराब कर देंगे और इनके खोलने के बाद में प्रोडक्ट ठीक से कभी नहीं चल सकेगा, फिर हमारी वारंटी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर का जो डर है ना, वो भी सही है। और मैन्युफैक्चरर लेकिन काफ़ी बार चालू भी बहुत होते हैं। चालू मतलब वो जानबूझ के ना प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है ना उसे कम रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता या तो प्रोडक्ट अपना रिपेयर ना करवा सकें, कम चले प्रोडक्ट, 2-3 साल में खराब हो गया, ठीक करवाने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा जी, डिस्प्ले चेंज होगी, डिस्प्ले कितने की है जी, 10,000 की है, 10,000 को तो नया फोन आ जाएगा। तो कस्टमर्स को काफ़ी नुकसान होता है। मैन्युफैक्चरर चालाक होते हैं, तो एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। कस्टमर्स के यानी कंज्यूमर्स के अलग से कंसर्न है और मैन्युफैक्चरर के अलग से कंसर्न है। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता देखो ये हो सकता है, आप ना लाइसेंस्ड शॉप्स ओपन करने दो। मतलब कोई पर्सन है ए, अगर देखो इसने कोई निश्चित स्किल हासिल कर ली, यानी कोर्स कर लिया, मान लीजिए एसी रिपेयर का, तो फिर कोर्स करने के बाद इसको लाइसेंस दे दिया जाए कि ये रिपेयर कर सकता है
और फिर जो एलजी कंपनी है जिसका एसी है, एलजी कंपनी उस लाइसेंस प्राप्त किए पर्सन से सारी चीजें शेयर कर लेगा। हर किसी से नहीं करेगा, लेकिन जिसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया ना, कोर्स करके स्किल हासिल कर ली, उसके साथ मैन्युफैक्चरर बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिपेयर मैनुअल, पार्ट्स, टेक्निकल नो हाउ। इससे दोनों के बीच में काम चल जाएगा। मैन्युफैक्चरर के जो कंसर्न्स है वो भी एड्रेस हो जाएंगे और कंज्यूमर्स के जो कंसर्न्स है वो भी एड्रेस हो जाएंगे, रोजगार भी पैदा होगा। मैन्युफैक्चरर अपनी मनमानी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच अभी भी रह गया, क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के चुराए जाने का। तो ना वो लाइसेंस्ड वाले जो पर्सन है ना, जो रिपेयर करेंगे, उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करोगे। ये एक तरीका हो सकता है। वैसे देखो फ्रांस में क्या होता है, एक अच्छी चीज होती है फ्रांस में, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जाओगे ना, तो 5 पैरामीटर्स पे खरा परखने के बाद में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। मतलब कस्टमर को ना खरीदने से ही पता लग जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, आसानी से रिपेयर हो सकता है, मुश्किल से रिपेयर हो सकता है, या फिर रिपेयर पॉसिबल ही नहीं है। इस इंडेक्स से पता लग जाता है। यूरोप के कई हिस्सों में गाइडलाइंस हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस हैं इको डिजाइन फॉर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 2021 है। इसमें मैन्युफैक्चरर को बोला गया है कि आप 10 सालों तक स्पेयर पार्ट्स को जरूर प्रोवाइड करोगे ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो पुराने ना हो पाए और कंज्यूमर्स को दिक्कत ना आए। तो इंडिया में भी ना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना 2019 का, उसमें सेक्शन 2 क्लास 9, इसमें इनडायरेक्टली तो बोला गया है, इनडायरेक्टली कस्टमर्स को राइट टू रिपेयर दिया गया है, बट देखो साफ तौर पे नहीं दिया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से कुछ बदलाव ला सकती है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ताकि कंज्यूमर्स को भी साफ तौर पे राइट टू रिपेयर मिले। कुछ कानून या फिर पॉलिसी सरकार ला सकती है। और वो जो राइटर ने सजेशन दिया ना कि लाइसेंस्ड शॉप्स ओपन कर लो, मतलब जो पर्सन स्किल हासिल करे सिर्फ उसे इजाजत दो प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने की, तो ये भी एक सही तरीका है बैलेंस इस्टेब्लिश करने का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया राइट टू रिपेयर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंदिरा गांधी के समय इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी ना, तो उस समय उन्होंने एक स्पीच दी थी। कहां पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहां पे है? स्वीडन में। 1972 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह स्पीच दी थी, अपनी तरह की पहली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में। और इस स्पीच की जो चर्चा है ना आज भी होती है। इस स्पीच में उन्होंने ना सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यूज को डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखा, बल्कि डेवलपमेंट चैलेंजेस को भी इकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखा। मतलब दोनों चीजों पे ध्यान दिया, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट। और देखो ये उस समय की बात है, इंदिरा गांधी ने एनवायरमेंट के प्रति अपनी केयर की जो क्रेडिबिलिटी है, मतलब इंदिरा गांधी ने ना ये साबित कर दिया था कि मैं एनवायरमेंटल प्रेमी हूं। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब आपका देखो एनवायरमेंट भी रिवाइज होगा और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी रिवाइज होगा। देखो क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को रीएक्टिवेट कर दिया गया था 1969 में, और उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का जो 10th जनरल असेंबली है वो होस्ट किया था। उन्होंने सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था सेंचुरीज पे। 1971 में फेमस जो पक्षी विज्ञान से संबंधित साइंटिस्ट थे ना, सलीम अली, इनको डेप्यूट किया रामसर में। 1971 में रामसर कन्वेंशन आई थी, आपको याद ही होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। नेक्स्ट नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये इस्टेब्लिश की गई थी पीतम्बर पंत की अध्यक्षता में। उन्होंने इंडिया का पहला स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। कहाँ पे? 1972 जनवरी में एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, गुजरात के गिर में। प्रोजेक्ट टाइगर बाद में आता है अप्रैल 1973 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करने के लिए रेडी था और बाद में कानून भी बन जाता है सितंबर 1972 में। वाटर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए उन्होंने कानून लाया, बाद में आया था 1974 में, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आए थे और उनके तहत वाटर कंजर्वेशन करने के लिए कानून बन गया था।
उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात बोली थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो एज ए कोट भी हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे में, पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर। बाद में एक और फॉर्म भी इस लाइन का चर्चित हुआ, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। राइटर कहते हैं एक्चुअली इंदिरा गांधी ने ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं, उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला था, आर नॉट पॉवर्टी एंड द नीड ग्रेटेस्ट पोल्यूटर, मतलब आवश्यकता और पॉवर्टी क्या ये ग्रेटेस्ट पोल्यूटर नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में बात करें तो ये बोला था उन्होंने एक प्रकार से ना डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ को बुलंद करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज को ये कहा था कि देखो इंडिया में और दूसरे देशों में बहुत से लोग गरीब हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमें इंप्रूव करना है, आप लोग ये भी समझने की कोशिश कीजिए। इवन इंदिरा गांधी ने यह भी कहा डेवलप कंट्रीज को, देखो ये घोर इनजस्टिस है, डेवलप कंट्रीज में थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है लेकिन उन्होंने इतने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, इतना एमिशन कंट्रीब्यूट किया है, और जब डेवलपिंग कंट्रीज की और गरीब देशों की डेवलपमेंट की बारी आई तब आप बोल रहे हो डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप कोल मत इस्तेमाल कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये तो अन्याय है ना। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्पीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी सजेशन दिया, और बाद में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुई और यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आई। कब? जब अर्थ समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 1992 में, तब ये कन्वेंशंस और कन्वेंशंस निकल के आई। अब देखो जब भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित नेगोशिएशन होती है ना, तो आज भी इंदिरा गांधी ने जो पॉइंट्स दिए थे ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा अपने आर्ग्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। उस समय देखो जो फेमस नोबेल पुरस्कार विजेता है ना नॉर्मन बोरलो, इन्हें हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का साइंटिफिक गुरु भी कहा जाता है। तो इनके साथ लेटर एक्सचेंज किए इंदिरा गांधी ने। इन्होंने अपने लेटर्स में इंदिरा गांधी की काफ़ी तारीफ की थी। इन्होंने कहा था आपने जो डेवलपमेंटल नीड्स को जनता के सामने रखा है ना, वर्ल्ड के सामने, बहुत ज़रूरी है, और फूड ग्रेन्स का रैपिड प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखो उस समय ना कई सारे डेवलप कंट्रीज एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो इससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है जिसकी हमारे देश को आवश्यकता है। बट उन्होंने ये भी माना कि जो फर्टिलाइजर्स या फिर एग्रोकेमिकल्स हैं, इनका अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और लंबे समय तक इस्तेमाल होगा कि तो इसके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, ये मैं मानती हूँ। उन्होंने नॉर्मन बोरलो को ये कहा था आपको ऐसी टेक्निक्स विकसित करनी चाहिए जिससे जुडिशियल यूज़ हो केमिकल्स का, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इस्तेमाल हो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो काफ़ी विवेकपूर्ण इस्तेमाल किसान करें इंसेक्ट से लड़ने के लिए, फसल की पैदावार को इंक्रीज़ करने के लिए, पेस्ट से लड़ने के लिए। तो इसमें आपको ना नेचर को बैलेंस करना पड़ेगा, नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचे इन केमिकल से, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये बात इंदिरा गांधी ने 50 साल पहले कही थी। देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो इस्टेब्लिश किया गया था ना, वो नैरोबी में किया गया था। राइटर कहते हैं इंदिरा गांधी चाहती तो वो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर आ सकता था। दो ही दावेदार थे, एक कीनिया एक इंडिया, लेकिन कीनिया के साथ उस समय इंडिया के रिश्ते अच्छे थे, तो इंडिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया ने अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर ली थी। लास्ट में देखो राइटर चूंकि कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो जाते जाते सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने काफ़ी सारे ऐसे लॉज, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स लाए हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के प्रति जो रेगुलेशन है ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। तो सरकार को अपनी जो लिगेसी है ना इन्वायरमेंटल संबंधित, उसे नहीं भूलना चाहिए। और काफ़ी बढ़िया नींव उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के गई और काफ़ी मजबूती से इंडिया की बात रखी डेवलप कंट्रीज़ के सामने। तो उस लिगेसी को भुनाते हुए इंडिया को भी अच्छे से नेगोशिएट करना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ के साथ में, और इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट की नीड्स के लिए दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।